अर्लियर हमने डिस्कस किया कि इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल करने के लिए 6 कंडीशन जो है वो दी गई है सेक्शन 16 के अंदर। लेकिन इसके अलावा एक और स्पेशल कंडीशन यहाँ पर दी गई है। अगर मैं बात करूं, यह स्पेशल कंडीशन जिसको आप सेवेंथ कंडीशन भी कह सकते हैं, लेकिन ये जो कंडीशन है ये आपको चेक करनी है आफ्टर अवेलिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट। इट मींस आप ये 6 कंडीशंस पूरी होते ही इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल तो कर लिया, उसके बाद भी जो है आपको एक स्पेशल कंडीशन यहाँ पर चेक करनी होगी। अगर वो स्पेशल कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो ऐसे में आपने जो इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल किया है उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। लेकिन अगर वो स्पेशल कंडीशन फेल हो जाती है तो जो इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने अवेल किया उसको आपको रिवर्स करना होगा, उसको आपको वापस करना होगा। तो ऐसे में यहां पर जो है क्या कंडीशन बताई गई है, बेसिकली ये जो सप्लायर है जिसने गुड्स सेल की, यहां पर 1 लाख रुपीज की गुड्स वैल्यू है, 18,000 रुपीज की जीएसटी अमाउंट है, टोटल अमाउंट है 1,18,000 रुपए। तो ये जो रेसिपिएंट है, जो बायर है मिस्टर चिंटू, इनको जो है विद इन 180 डेज ये जो 1,18,000 रुपए है ये सप्लायर को पे करने होंगे। अगर 180 दिन के अंदर जो रेसिपिएंट है वो पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो जो इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल किया गया बाय द रेसिपिएंट वो क्या करना होगा, रिवर्स करना होगा। और रिवर्स करना होगा विद इंटरेस्ट। गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग वो जो आईटीसी आपने अवेल कर लिया है वो आपने गलत अवेल किया और ऐसे में जो आपको इंटरेस्ट भी पे करना होगा। तो यहां पर जो है सेकंड प्रोविजो ऑफ सेक्शन 16 जहां पर यह कंडीशन लगाई गई है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेयर a recipient fails to pay to the supplier of goods or services or both other than the supplies on which tax is payable on reverse charge basis, the amount towards the value of supply along with the tax payable thereon within a period of 180 days from the date of issue of invoice। ये जो 180 दिन है ये काउंट किए जाएंगे फ्रॉम द इनवॉइस डेट। जिस डेट में इनवॉइस इशू किया गया है उस डेट से 180 दिन का आपको समय दिया गया है जिसके अंदर रेसिपिएंट को पेमेंट करनी होगी। डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर एन अमाउंट इक्वल टू इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड बाय द रेसिपिएंट शैल बी एडेड टू हिज आउटपुट टैक्स लायबिलिटी अलोंग विद इंटरेस्ट देयरऑन इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब। अगर 180 दिन के अंदर अगर पेमेंट नहीं हुई तो ये जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है, ये जो 18,000 रुपए है, ये बायर की आउटपुट लायबिलिटी के साथ ऐड कर दिया जाएगा। इट मींस ये बायर को अब पे करना होगा। पेमेंट वो जो है कैश लेजर के जरिए भी कर सकता है, क्रेडिट लेजर के जरिए भी कर सकता है, साथ ही इंटरेस्ट भी पे करना होगा। तो ऐसे में रेसिपिएंट के लिए एक और कंडीशन यहां पर हो जाती है आईटीसी अवेल करने की, कि जब वो आईटीसी अवेल कर लेता है तो उसको ये भी देखना है कि सप्लायर की जो पेमेंट है वो 180 डेज के अंदर हो जानी चाहिए। आप में से जो भी लोग सीखना चाहते हैं इनकम टैक्स, जीएसटी, टीडीएस, ईएसआईसी, ईपीएफ, एडवांस टैली प्राइम, एडवांस एक्सेल कोर्सेज, तो ऐसे में आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.allabouttaxes.in, जहां पर बहुत सारे कोर्सेज आपको मिल जाते हैं बहुत ही रीजनेबल प्राइस में। बहुत ही जो है एडवांस लेवल के जो कोर्सेज हैं वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं। प्रैक्टिकल ओरिएंटेड कोर्सेज है, कोई भी थ्योरेटिकल बातें यहाँ पर नहीं है। प्रैक्टिकल वर्कशॉप्स रखी गई है, कैसे आप रिटर्न्स फाइल कर सकते हैं, टैक्सेस की पेमेंट कर सकते हैं, रिकंसिलिएशंस प्रिपेयर कर सकते हैं। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर यह जो पेमेंट है वो प्रोपोर्शनेटली कर दी गई। इट मींस 1 लाख प्लस 18,000 टोटल अमाउंट पे की जानी थी, 1,18,000। लेकिन मान लेते हैं कि जो रेसिपिएंट है उन्होंने 60,000 रुपीज की पेमेंट जो है वो कर दी है। तो अब ऐसे में क्या होगा, कितना आईटीसी रिवर्स करना होगा, क्या सारा आईटीसी रिवर्स होगा या प्रोपोर्शनेटली आईटीसी जो है वो कैलकुलेट किया जाएगा और फिर रिवर्सल किया जाएगा। तो ऐसे में कहा गया कि अगर प्रोपोर्शनेटली अमाउंट पे की गई है तो प्रोपोर्शनेटली ही आईटीसी जो है वो रिवर्स करना होगा। इट मींस 60,000 रुपए की अमाउंट पर आप जो है कैलकुलेट करेंगे कितना जो है आईटीसी बनता है। दैट मींस 18,000 रुपए का जो आईटीसी है वो टोटल अमाउंट है 1,18,000 रुपए पर। तो ऐसे में आपने 60,000 रुपीज की पेमेंट की है, तो इट मींस 60,000 रुपीज की पेमेंट के अंदर कितना इनपुट टैक्स क्रेडिट होगा वो आपको जो है यहाँ पर कैलकुलेट करना होगा और अकॉर्डिंगली जो है रिवर्सल किया जाएगा। तो यहाँ पर 18,000 रुपए की अमाउंट को हम डिवाइड कर देते हैं बाय
1,18,000 और उसको जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं 60,000 रुपीज से, इट मींस 9,153 रुपए का आईटीसी जो है वो आपको अलाउ किया जाएगा। और जो बैलेंस अमाउंट है दैट इज 18,000 माइनस 9,153, 18,000 में से आप 9,153 रुपए जो है वो जो है लेस कर देंगे, और जो बैलेंस अमाउंट है 8,847 रुपीज, ये अब आपको क्या करनी होगी, रिवर्स करनी होगी, और रिवर्स करेंगे विद इंटरेस्ट। रिवर्सल कैसे होगा प्रैक्टिकली, जब हम जीएसटीआर 3B को डिस्कस करेंगे तो वहां पर मैं आपको बताऊंगा कैसे 180 डेज का आप रिवर्सल करेंगे। अब बात आई कि मान लेते हैं कि जो ये रिवर्सल कर दिया गया, अब लेटर ऑन ये जो रेसिपिएंट है, ये जो बायर है, वो पूरी की पूरी 58,000 रुपीज की जो बैलेंस अमाउंट है वो पे कर देते हैं। तो अब ऐसे में क्या होगा, तो यहां पर कहा गया कि अगर लेटर ऑन जो रेसिपिएंट है, जो बायर है, वो पेमेंट कर देता है, तो जितना आईटीसी प्रोपोर्शनेटली डिसअलाउ किया गया था, रिवर्स किया गया था, वो वापस से रीअवेल किया जा सकता है। तो इट मींस ये जो 8,847 रुपए की अमाउंट थी, अब जो है रेसिपिएंट क्या करेगा, जो बायर क्या करेगा, इसको जो है रीअवेल करेगा जीएसटीआर 3B के जरिए। और यहां पर एक और बात कही गई कि जो टाइम लिमिट्स दी गई थी जीएसटी लॉ में, जिसको हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि 30 नवंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर और डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर, जो है इस डेट तक आप जो आईटीसी अवेल कर सकते हैं। तो ये जो टाइम लिमिट है ये रीअवेलमेंट के केस में एप्लीकेबल नहीं होगी। इट मींस अगर बायर ने 2 साल के बाद भी जो बैलेंस अमाउंट पे की, तो 2 साल के बाद जो रेसिपिएंट है, जो बायर है, वो इस आईटीसी को रीअवेल कर सकता है। Provided also that the recipient shall be entitled to avail the credit of input tax on payment made by him of the amount towards the value of supply of goods or services or both along with tax payable thereon। तो बाद में अगर वो जो है पेमेंट कर देता है, तो ऐसे में रेसिपिएंट जो है उसको रीअवेल करने के लिए जो है इंटाइटल होगा, एलिजिबल होगा। तो यहां पर आप देखेंगे कि टाइम लिमिट्स की जब हमने बात की थी, तो यहां पर जो है लिखा गया है री अवेलमेंट ऑफ अर्लियर आईटीसी, नो टाइम लिमिट शैल बी एप्लीकेबल। इट मींस जो है वो जो है कभी भी उस आईटीसी को अवेल कर सकता है, जब भी वो जो सप्लायर की पेमेंट कर देगा वो उस आईटीसी को अवेल कर पाएगा। तो यहां पर अगर मैं इसको समराइज करूं, तो पेमेंट ऑफ सप्लायर विद इन 180 डेज, तो कहा गया प्रोपोर्शनेट आईटीसी टू बी रिवर्स्ड और पेड विद इंटरेस्ट इफ होल और पार्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ टैक्स and goods or services is not paid within 180 days of the issuance of invoice। इनवॉइस इशू करने के 180 डेज के अंदर अगर पेमेंट नहीं की। यहां पर अगर मान लीजिए एक सवाल आ जाता है जनरली कि मान लेते हैं कि 1 लाख रुपए की अमाउंट पे कर दी जाती है और जीएसटी की जो अमाउंट है वो जो है रेसिपिएंट के द्वारा होल्ड कर ली जाती है, तो ऐसे में क्या होगा। अगर 180 डेज का डिले हो जाता है, तो ऐसे में प्रोपोर्शनेटली आपको जो है यहाँ पर कैलकुलेशन करनी होगी। 18,000 डिवाइड बाय 1,18,000 इंटू 1 लाख रुपीज, 1 लाख। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपकी कैलकुलेशन आएगी वो आपका एलिजिबल आईटीसी होगा, जिसको आपने सही अवेल किया है, और जो बैलेंस अमाउंट होगी उसको आपको रिवर्स करना होगा। तो यहां पर ध्यान रखना है कि आपको जो पेमेंट करनी है वो पूरी पेमेंट करनी है, दैट इज गुड्स वैल्यू प्लस टैक्स अमाउंट। ये जब आप पूरी पे कर देते हैं, तो आप जो है आपको जो है अगर 180 डेज के अंदर अगर आपने पेमेंट कर दी है तो कोई रिवर्सल करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने 180 डेज के अंदर पेमेंट नहीं की है तो आपको रिवर्सल करना होगा विद इंटरेस्ट, और अगर आपने प्रोपोर्शनेटली पेमेंट किया है तो आपको प्रोपोर्शनेटली अमाउंट जो है रिवर्स करनी होगी, जो भी आपका बैलेंस आउटस्टैंडिंग है उसके रिगार्डिंग। तो ये आपको जो है यहाँ पर एक और स्पेशल कंडीशन ध्यान रखनी है। आफ्टर अवेलमेंट आपने अवेल कर ली है आईटीसी, लेकिन उसके बाद आपको ये कंडीशन चेक करनी है कि जो सप्लायर है उसको विद इन 180 डेज जो है पेमेंट हो जानी चाहिए। एक कंडीशन यहाँ पर कही गई कि जब रिवर्स चार्ज की बात होगी तो ये कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगी। रिवर्स चार्ज का मतलब है जहां पर रेसिपिएंट जो है टैक्स पे करने के लिए लायबल है, सप्लायर पर टैक्स पे करने की लायबिलिटी नहीं डाली गई है। तो ऐसे में कहा गया कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के केस में, आरसीएम के केस में, यह 180 डेज का जो रूल्स है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। दिस रूल शैल नॉट बी एप्लीकेबल टू रिवर्स चार्ज सप्लाईज, जहां पर रेसिपिएंट को ही टैक्स पे करने की लायबिलिटी है, उस केस में 180 डेज की पेमेंट्स जो है वो आप चेक नहीं करेंगे। इसके अलावा डीम्ड सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन, तो जहां पर कंसिडरेशन ही नहीं है, जहां पर विदाउट कंसिडरेशन आप सप्लाई कर रहे हैं, जो शेड्यूल 1 के अकॉर्डिंग जो डीम्ड सप्लाईज मानी गई है, तो वहां पर स्टिल देयर इज नो कंसिडरेशन, तो 180 डेज की बात आएगी ही नहीं। Additions made to the values of supplies on account of supplier's liability being incurred by the recipient of the supplier।
तो बहुत बार ऐसा होता है कि मान लेते हैं कि रेसिपिएंट जो है क्या करता है, सप्लायर की जो लाइबिलिटी है वो पे कर देता है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं यहां पर जो है 1 लाख रुपए की जो गुड्स वैल्यू थी और जो 18,000 रुपीज का जो टैक्स था, इस 1 लाख रुपए में से कहा गया कि सप्लायर जो है 20,000 रुपीज की जो है इंस्ट्रक्शंस जो है रेसिपिएंट को दे देता है कि वो मिस्टर वाई को पे कर दे। तो यहां पर रेसिपिएंट ने क्या किया, जो सप्लायर की लाइबिलिटी है 20,000 रुपए की, वो जो है वाई को पे कर दी है। तो ऐसे में यह मान लिया जाएगा ये जो अमाउंट है ये क्या है, टुवर्ड्स कंसिडरेशन। तो ऐसे में एडिशंस मेड टू द वैल्यूज ऑफ सप्लाईज ऑन अकाउंट ऑफ सप्लायर्स लायबिलिटी बीइंग इनकर्ड बाय द रेसिपिएंट ऑफ द सप्लाई। तो जहां पर रेसिपिएंट जो है वो सप्लायर्स की जो लायबिलिटी है उसको जो है इनकर कर देता है, तो ऐसे में जो है यहाँ वहां पर जो है उस पर्टिकुलर अमाउंट के लिए 180 डेज की कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगी। उसके बाद कहा गया ऑन पेमेंट द आईटीसी कुड बी रीअवेल विदाउट एनी टाइम लिमिट। तो ये मैंने आपको बता दिया है कि जब रीअवेलमेंट की बात होगी तो वहां पर कोई टाइम लिमिट आपको चेक करने की जरूरत नहीं है कि 30 नवंबर तक वो आपको रीअवेल करना है, ऐसी कोई टाइम लिमिट जो है वो रीअवेलमेंट के रिगार्डिंग नहीं दी गई है। तो ये जो है बेसिकली आपको जो है 180 डेज के रिगार्डिंग जो पेमेंट कंडीशंस दी गई है वो आपको यहाँ पर चेक करनी होगी आफ्टर अवेलमेंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट।